everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing great. Today we are going to revise chapter number 1 of SFM, which is Financial Policy and Corporate Strategy. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम 5 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, सेकंड इज स्ट्रेटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल, थर्ड इज फाइनेंशियल प्लानिंग, फोर्थ वन इज इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फिफ्थ वन इज बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ. फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क. तो उसके अंदर बेसिकली हमें क्या बताया कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं. सपोज़ आपके पास 100 रुपये हैं और आपने उसे अपने घर पर ले जाकर रख दिया अपने कबर्ड में, तो 10 दिन के बाद भी वो सोई रहेंगे, 20 दिन के बाद भी सोई रहेंगे. लेकिन उन्हीं 100 रुपये को अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है तो उस पर आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा. तो रिटर्न मिलने से क्या होगा? आपकी वेल्थ में अपग्रेडेशन आएगा, आपकी कैपिटल अप्रेज होगी. उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें. अब इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए? तो बेसिकली अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम एक इन्वेस्टर है तो हम क्या चाहेंगे कि हम ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और वहाँ रिस्क भी कम हो. सपोज़ एग्जांपल लेते हैं कि 3 सिक्योरिटीज़ है, A, B एंड C. तीनों का रिटर्न सेम है, से 12%, और तीनों की रिस्क है 2%, 3% और 4%. तो आप कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? सिक्योरिटी ए में, क्योंकि रिटर्न तो सेम ही है पर रिस्क क्या है? सिक्योरिटी ए की कम है. वाइस वर्सा, अगर से तीनों की रिस्क सेम है 5% और तीनों का रिटर्न है 10%, 12% और 14%, तो आप किस में करना चाहेंगे? जिसका रिटर्न 14% है. उसके बाद हम आते हैं कि फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं बिजनेस के. तो बेसिकली 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स है. सबसे पहला होना चाहिए क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए. स्ट्रेटजी यानी कि स्ट्रेटजी क्या होती है? अब हम चलते हैं कि स्ट्रेटजी में भी डिफाइंड एज द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन to achieve competitive advantage through the configuration of resources within a changing environment for the fulfillment of stakeholders' aspirations and expectations. स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी बेसिकली एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है कि आप किस वे में रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सकते हैं. सो नाउ द सेकंड वन इज़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ द राइट मैनेजमेंट टीम. ये होना आपके पास बहुत ज़रूरी है. सपोज़ कीजिए आपके पास बहुत साउंड स्ट्रेटजी है, आपके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, बट आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर आप कभी अपने गोल को इफ़ेक्टिवली अचीव नहीं कर सकते हैं. तो 3 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस क्या हैं? स्ट्रेटजी प्लस फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझें तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंस को किस तरह से स्ट्रेटजिकली मैनेज करें कि हम अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर लें. स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट combines the backward looking with the forward looking. It is also very important. It means that जो strategic financial management है वो आपके accounting aspects को financial management के साथ क्या करता है? combine करता है. Next one is functions of strategic financial management. functions क्या क्या हैं? सबसे पहला आता है continual search for best investment opportunities, selection of the best profitable opportunities, determination of optimal mix of funds for the opportunities, establishment of systems for internal control and analysis of results for future decision making. अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मैंने 10 अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च किया, वो हो गया मेरा कंटिन्यूअल सर्च फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. उसके बाद में मैंने उनमें से जो भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको सिलेक्ट किया. सपोज मैंने 10 में से 4 प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को सिलेक्ट किया, तो वो हो गया मेरा सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़. फिर थर्ड वन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स, यानी कि मुझे उन 4 में किस रेशियो में अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, तो वो हो गया मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. उसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम्स फॉर इंटरनल कंट्रोल, यानी कि एक बार मैंने अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद मुझे अपने क्या लगाने पड़ेंगे? कंट्रोल्स लगाने. लास्ट वन इज़ एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, यानी मुझे उनके रिजल्ट्स को एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे किससे कितना रिटर्न मिल रहा है. अगर मुझे किसी से कम रिटर्न मिल रहा है तो क्या मैं उसमें से पैसा निकाल दूं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दूं जहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है. नाउ व्हाट आर द की डिसीजंस फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी? देयर आर 4 की डिसीजंस, व्हिच इज फर्स्ट वन इज द फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन एंड फोर्थ वन इज पोर्टफोलियो डिसीजन. सो द फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि आपको बिजनेस के अंदर फंड किस तरह से रेज करना है. क्या आपको सारा इक्विटी रखना है या आपको इक्विटी डेप्ट रखना है, और
ये डिसाइड करना, साथ ही साथ कि आपको कितना इक्विटी रखना है और कितना डेट रखना है, तो ये आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन में। सेकंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि आपको फर्म्स के फंड को अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है उसके रिस्क एंड रिटर्न को एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद थर्ड आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन यानी कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि हमें कितना कितनी अर्निंग्स को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितने को अपने बिजनेस के लिए रिटेन रखना है, वो आता है डिविडेंड डिसीजन। फोर्थ वन इज़ पोर्टफोलियो डिसीजन। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो एंटायर कॉर्पोरेशन है, हमें उसकी जो एग्रीगेट परफॉर्मेंस है, उसमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस पे हमें उस इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, एनालिसिस करना है, वो आता है पोर्टफोलियो डिसीजन। तो सबसे पहले बेसिकली चार डिसीजन कौन से हो गए, एक तो हो गया फाइनेंसिंग, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन इज डिविडेंड एंड फोर्थ वन इज पोर्टफोलियो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी या डिफरेंट हायरार्की लेवल। तो 3 तरह की स्ट्रेटेजीज हो सकती है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी. Corporate level strategy is concerned with the selection of businesses in which a company should compete and with the development and coordination of that portfolio of businesses. यानी कि बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो है उसका मतलब ये है कि उन बिजनेसेस को सिलेक्ट करना जिसके अंदर कंपनी क्या करेगी, कॉम्पीट करेगी। उसके बाद में आता है कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी शुड बी एबल टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज सुटेबिलिटी, सेकंड वन इज फिजिबिलिटी एंड थर्ड वन इज एक्सेप्टेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है क्या वो हमारे गोल को अचीव करेगी। सेकंड वन फिजिबिलिटी, उसका मतलब है कि क्या हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। थर्ड वन इज एक्सेप्टेबिलिटी, क्या वो स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल है या नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर एक इलीगल बिजनेस करना चाहती हूँ तो मेरा मेन मोटो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो क्या वो सूटेबल है? जी बिल्कुल सूटेबल है। क्या वो फिजिबल है? फिजिबल है। तो अगर मेरे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज है तो वो फिजिबल है। जी बिल्कुल फिजिबल है। तो पर क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को 3 बेसिक कंडीशंस को क्या होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए, सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड विच इज बिजनेस functional level strategies in research and development, operations, manufacturing, marketing, finance and human resource involve the development and coordination of resources through which business unit level strategies can be executed effectively and efficiently. लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब हो गया रिसर्च, डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना ताकि जो हमारे बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी है वो क्या हो सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। सो फंक्शनल यूनिट लेवल स्ट्रेटजीज़ क्या हो गई कि जो ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस ये सब है, इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि जो हमारे बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजीज़ है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग वंस लाइफ गोल्स थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हो गया कि हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है फाइनेंस का ताकि हम अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच हियर बाय द फाइनेंशियल प्लानर हेल्प्स द कस्टमर टू मैक्सिमाइज हिज एक्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल टूल्स टू अचीव हिज फाइनेंशियल गोल्स। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जहाँ पर जो फाइनेंशियल प्लानर है वो फाइनेंशियल टूल्स को यूटिलाइज करके कस्टमर के एक्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करेगा ताकि वो फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सके। तो 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। नाउ व्हाट इज़ द इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंटरफेस का मतलब है कि फाइनेंशियल पॉलिसी लिंकेज क्या होगा, यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या लिंकेज है। The interface of strategic management and financial policy will be clearly understood if we appreciate the fact that the starting point of an organization is money and the end point of that organization is also money। यानी कि हमारे बिजनेस के स्टार्ट होने के लिए भी हमें क्या होगी, पैसों की ज़रूरत होती है और जब बिजनेस एंड होने वाला होता है तब भी हमें क्या होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। अगर हमें किसी भी बिजनेस में किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को रन करना है या फिर हमें कोई न्यू एक्सपांशन प्रोजेक्ट प्रमोट करना है तो उसके लिए हमारे पास सूटेबल फाइनेंशियल बेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है कि जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ ए स्ट्रेटेजिक प्लान। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब ये हो गया कि किस तरह से हमें कंपनी के लिए फंड्स को जनरेट करेंगे, क्या वो ओनरशिप कैपिटल के थ्रू जनरेट होगा या बोरोड कैपिटल के थ्रू जनरेट होगा। यानी कि कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी फॉर जनरेटिंग ओनरशिप कैपिटल, और अगर वो बोरोड कैपिटल तो वो लोन्स लेगी या फिर डिबेंचर्स वगैरह इशू करेगी। उसके बाद में आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि पॉलिसी मेकर को ये भी डिसाइड करना होता है कि किस रेशियो में उसे इक्विटी कैपिटल को रेज़ करना है और किस रेशियो में उसे डेट कैपिटल को रेज़ करना है। यानी कि जनरली इक्विटी डेट रेशियो जो होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वो होता है 1:1 का, वेरस फॉर प्राइवेट सेक्टर फॉर्म द नॉर्म इज 2:1 रेशियो। अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी इंटरफेस इज द इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन। इन्वेस्टमेंट इसके तहत क्या होता है कि प्लानर को जो है पॉलिसीज फ्रेम करनी होती है कि उसको कितना अमाउंट जो है फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करना है और कितना अमाउंट करंट असेट्स के लिए रिस्ट्रेन करके रखना है, क्योंकि अगर वो सारा फिक्स्ड असेट्स में ही इन्वेस्ट कर देगा तो वो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाएगा। उसके बाद में आता है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस यानी कि इसके अंदर एक पॉलिसी मेकर को ये डिसाइड करना होता है कि किस तरह से कितना एक्सटेंट तक आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग शेयर होल्डर और कितना एक्सटेंट आपको रिटेन करना है फॉर फ्यूचर एक्सपांशन स्कीम। सपोज आपने सारा अमाउंट अगर
रिटेन ही करके रख लिया तो फिर बाद में कोई भी इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और सपोज आपने अगर ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और रिटेन अर्निंग पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आप कोई भी फ्यूचर एक्सपेंशन स्कीम को फॉलो नहीं कर सकते। नाउ सो बेसिकली इंटरफेस क्या है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तो इसके अंदर आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बाद में आपको बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं, विच इज़ बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वर्सेज सस्टेनेबल ग्रोथ। ग्रोथ रेट का मतलब हो गया कि आप किस तरह से सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बिना न्यू कैपिटल इशू किए, बिना डेट रेज किए और डिजायर्ड पेमेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो को मेंटेन करके। सो अब सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो विच इज रिटेन अर्निंग। तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेन अर्निंग। अब सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल अज्यूम करता है दैट बिजनेस वांट्स टू मेंटेन target capital structure without issuing new equity, maintain its target dividend payment ratio and increase sales as rapidly as market conditions allow. Questions regarding right distribution of resources may take a difficult shape if we take into consideration the rightness not for the current stakeholders but for the future stakeholders also. जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो हमारी कंपनी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सपोज करिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्यूल इंडस्ट्री का, तो अगर फ्यूल इंडस्ट्री के लिए ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो हमें एक जुडिशियल यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज का, ताकि हम जो करंट कस्टमर्स हैं एज वेल एज जो फ्यूचर कस्टमर्स होंगे उनकी भी हम नीड को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि हमारा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। तो जिस तरह से सेव फ्यूल कैंपेन ये सब है, ये क्या है, एक डेविएशन है यूजुअल अप्रोच से, जो क्या है बेसिकली सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटजी है। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, स्टेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी के एग्जांपल्स है। उसके बाद में आता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टू एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अगर एंटरप्राइज को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ को एंश्योर करना होगा। टू फास्ट और टू स्लो ग्रोथ विल गो अगेंस्ट एंटरप्राइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो फाइनेंशियल शुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एंटरप्राइज डेवलपमेंट। अडॉप्ट सुटेबल फाइनेंशियल पॉलिसी इनिशिएटिव टू मेक श्योर एंटरप्राइज ग्रोथ स्पीड क्लोज टू सस्टेनेबल ग्रोथ रेशियो एंड हैव सस्टेनेबल हेल्दी environment. Now, what makes an organization financially sustainable? To be financially sustainable, an organization must have more than one source of income. More than one source of income यानी कि सपोज मेरा एक इंस्टीट्यूट है और मैं क्लासेस लेती हूँ, तो मैंने सिर्फ अपना सोर्स वही नहीं रखना है। सपोज मैंने कहीं शेयर मार्केट में भी अपना पैसा लगा रहा है, उसके अलावा मेरा कोई बिजनेस भी है, तो वो क्या होगा, मेरे पास मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होगा। हैव मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम का मतलब होता है कि एक सोर्स से अलग अलग तरीके से इनकम को जनरेट करना। सपोज अगर मैं क्लासेस लेती हूँ तो वहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं मैं उनसे फीस लेती हूँ। उसके अलावा अगर मैं पेन ड्राइव देती हूँ तो मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करके उनसे और पैसा इकट्ठा कर रही हूँ, वो मेरा एक अलग अदर वे हो गया जनरेट करने का। और तीसरा हो गया, अगर जैसे कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है, तो अगर आप लोग उसको देखते हैं, अगर मैं यूट्यूब से पैसा कमाती हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एक अदर वे हो गया। तो किस तरह से मेरा एक सोर्स से बढ़ाने का और उसको मैंने 3 वेज में उससे क्या किया, पैसा अर्न किया, तो है मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। उसके बाद में आता है डू स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली, हैव एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। उसके बाद में आता है गुड पब्लिक इमेज, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या होना चाहिए, पब्लिक इमेज अच्छी होनी चाहिए। टू बी क्लियर अबाउट इट्स वैल्यूज़, यानी कि वैल्यू क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आप किस वैल्यू को अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद में आता है कि हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वित्तीय स्वायत्ता होनी चाहिए, यानी कि खुद के डिसीजंस खुद लेने के काबिल होना चाहिए। उसके बाद में आगे द लास्ट वन इज, एक सेकेंड, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। सो बेसिकली जो पॉइंट्स हो गए, इन ऑर्डर टू बी सस्टेनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए, क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए। टू बी एबल टू स्कैन इट्स एनवायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स वर्क, टू बी एबल टू अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ, हैव एन एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट इन ऑर्डर टू लेवरेज फर्दर रिसोर्सेज एंड गेट कम्युनिटी सपोर्ट फॉर इन्वॉल्वमेंट इन इट्स वर्क। इसका क्या मतलब है, क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का मतलब एक क्लियर वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो किस तरह से मुझे मूव करेगी मेरे गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद में होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए एबल होना चाहिए, ताकि क्या जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स है बिजनेस के लिए वो क्या हो सके, आइडेंटिफाई हो सके, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके बिजनेस। उसके अलावा अगर मेरे बिजनेस में कॉम्पिटेंट स्टाफ है तो मैं किस तरह से उन्हें मैनेज कर सकती हूँ, उन्हें रिटेन कर सकती हूँ, और किस तरह से जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अट्रैक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद में आता है एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद में टू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स इफेक्टिवनेस, यानी कि अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाई है, अगर मैं आपको कुछ अच्छा नॉलेज दे सकती हूँ तो मेरी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ, उसे सबको बता सकूँ। उसके अलावा है लास्ट वन इज गेट कम्युनिटी सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन इट्स वर्क। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल विच इज़ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। हम एक बार उसे फटाफट से क्विक रिकैप कर ले सकते हैं।
बेसिकली इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है अ क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटजी, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स एंड द राइट मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेसेस टू मेक इट हैपन। उसके बाद में आता है फंक्शंस क्या है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस है कंटिन्यूअल सर्च फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम्स फॉर इंटरनल कंट्रोल, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद में आता है कौन कौन से की डिसीजंस हो गए, तो फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड पोर्टफोलियो डिसीजन। उसके बाद में स्ट्रेटजीज क्या है डिफरेंट हायरार्की लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी शुड बी एबल टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चंस विच आर सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। उसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करने के लिए फाइनेंशियल टूल्स को यूज़ करना ताकि हम फाइनेंशियल गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। 3 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। उसके बाद में आ गया कि इंटरफेस क्या है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। तो इसके अंदर आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सेकंड इज कैपिटल स्ट्रक्चर, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन एंड फोर्थ वन इज डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। उसके बाद में आता है कि बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर हमें बताना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ के जो मॉडल है वो क्या, सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल है वो क्या अज्यूम करता है कि बिजनेस वांट्स टू मेंटेन अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट इशूइंग न्यू इक्विटी, मेंटेन अ टारगेट डिविडेंड पेमेंट रेशियो एंड इंक्रीज सेल्स एज रैपिडली एज मार्केट कंडीशंस अलाउ। Last one is what makes an organization financially sustainable. So to be financially sustainable, organization must have more than one source of income, have more than one way of generating income, do strategic planning regularly, adequate financial system होना चाहिए, good public image होना चाहिए, good to be clear about its values and have financial autonomy. उसके बाद में आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल क्या बनाता है। तो इन ऑर्डर टू बी सस्टेनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू बी एबल टू स्कैन इट्स एनवायरमेंट एंड टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज, टू बी एबल टू अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ, हैव एन एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स effectiveness and get community support for involvement in its work. फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं वो डिस्कस करने हैं। उसके बाद में आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये हमने पूरा चैप्टर यहाँ डिस्कस कर लिया है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you will not miss any update. So guys, that's all for today. See you tomorrow. Thank you. Bye bye.